हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एसजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 को बताने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 अध्याय तक बताया है। आज देखिए 3 का को बताने जा रही हूँ, अध्याय 3 का को, जो कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 सन 1976 में की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। जो चैप्टर 3A है वह जो है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 1976 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। कि किसके बारे में है? तो कह रहा है विकास क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों के बारे में है, कि विकास क्षेत्रों में जो प्रमुख सड़कें हैं उसके बारे में प्रावधान किया गया है। आइए देखिए, एक ही धारा है, धारा 12A। उसमें क्या कहा गया? 12(1) में कहता है कि प्रमुख सड़कों से लगे हुए कतिपय भवनों के गृहमुख का रखरखाव एवं सुधार। क्या कह रहा है? प्रमुख सड़कों से लगे हुए जो कतिपय गृह हैं उनके जो मुख्य घर का मुख्य जो है भाग है उसके रखरखाव और सुधार के बारे में। आइए देखिए उपधारा 1 क्या कहती है। जहां किसी विकास क्षेत्र में कोई भवन या उसका अभिभोग पूर्णतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासीय या अंशतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और प्रमुख सड़क से लगा हुआ है, वहां भवन का अधिभोगी इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के अनुसार अपने खर्च पर उस भवन के जो गृह मुख की मरम्मत, सफेदी या रंग करने के लिए बाध्य होगा। क्या कह रहा है कि अगर कोई विकास क्षेत्र में कोई भवन है, चाहे वह पूर्णतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए है या आवासीय प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासीय के प्रयोजनों के लिए या अंशतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए है, तो और उससे लगा हुआ मुख्य सड़क पर लगा हुआ है, तो वहां पे कह रहा है कि जो भवन का अधिभोगी होगा अर्थात भवन का जो स्वामी होगा वह जो है उपविधि के अनुसार क्या करेगा, अपने खर्चे पर उस भवन का जो मुख्य भाग होगा उसमें मरम्मत कराएगा, सफेदी कराएगा, रंगाई कराने हेतु बाध्य होगा। आइए देखिए उपधारा 2 क्या कहती है। जहां प्राधिकरण किसी रंग योजना या किसी अन्य निमित्त अन्य विनिर्देशों के साथ समानता को सुनिश्चित करने के लिए नियत से ऐसा करना आवश्यक तथा समुचित समझता है, वहां कोई अभिभोगी उपधारा 1 के अनुसार ऐसे भवन के गृह मुख की मरम्मत, सफेदी या रंगाई करने में विफल रहता है, वह आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निर्देशों के अधीन किए जाए। तदनुसार अभिभोगी से ऐसे कार्य का खर्च अब प्राधिकरण द्वारा भुगतान करने के लिए अपेक्षा की जा सकती है। क्या कह रहा है कि उपधारा 1 कहती है कि जो अगर कोई विकास क्षेत्र में कोई भवन ऐसा है जो कि गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए या आवासीय प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासीय प्रयोजनों के लिए या गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है और वह मुख्य सड़क से लगा हुआ है, तो जो भवन का अभिभोगी अर्थात स्वामी होगा वह इस नियम जो अधिनियम है नगर नियोजन या विकास अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने खर्च पर भवन का जो मुख्य भाग होगा वहां पे मरम्मत कराएगा, सफेदी कराएगा या रंगाई कराएगा। फिर उपधारा 2 कहती है कि जहां प्राधिकरण ऐसे रंग योजना के निमित्त निर्देशों का कोई व्यक्ति क्या करता है, जो उसका भवन का स्वामी है या अभिभोगी है, भवन के जो मुख्य भाग है वहां पे मरम्मत, सफेदी या रंगाई करने में विफल रहता अर्थात नहीं कराता, तब क्या करेगा? तो कह रहा है कि वहां पे प्राधिकरण आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि प्राधिकरण स्वयं ही वह कार्य उस जो भवन है उसके मुख्य भाग में मरम्मत कराए, सफेदी कराए, रंगाई करे और उसका जो खर्च होगा वह अभिभोगी से प्राधिकरण जो है भुगतान करने के लिए अपेक्षा कर सकती है। आ जाइए धारा 12 का उपधारा 3 क्या कहती है। उपधारा 2 के में निर्दिष्ट किसी कार्य का व्यय का परिकलन
लाभ निरपेक्ष हानि निरपेक्ष के आधार पर किया जाएगा और जमा किए गए अपेक्षित धनराशि का युक्त के बारे में किसी विवाद के मामले में उसका भी निश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अधीन रहते हुए प्राधिकरण का आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर जो उपधारा 2 में कहता है कि अगर वो जो भवन स्वामी है वह मुख्य भाग की मरम्मत रंगाई या सफेदी नहीं कराता तो क्या करेगा, प्राधिकरण स्वयं करने का आदेश देगा और उसका जो खर्च होगा वो स्वामी से वसूल करने के लिए अपेक्षा कर सकता है, उसे मांग सकता है। तो यहाँ 3 में कहता है कि जो उसका व्यय है उसका आकलन कैसे किया जाएगा, तो कहता है कि लाभ निरपेक्ष हानि निरपेक्ष किया जाएगा और जो धनराशि है उसके संबंध में जो प्राधिकरण व्यय की धनराशि स्वामी से या अभिभोगी से मांगता है, अगर वो अभिभोगी नहीं देखता उसके संबंध में कोई विवाद है तो विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा, तो कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा विनिश्चय किया जाएगा और इसके अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण है उसका आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में कोई भी न्यायालय में इस बात को जो है नहीं उठाया जाएगा, अर्थात कोई बात न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा, न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। अब उपधारा 4 क्या कहती है, उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के व्यय का संपूर्ण या भाग का अभिभोगी द्वारा भुगतान न किए जाने की दशा में उपाध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर अभिभोगी से भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाए। क्या कह रहा है कि जो उससे मांगा गया है प्राधिकरण द्वारा व्यय, अगर वह व्यय देने संपूर्ण भाग या उसका भाग कोई अंश देने से इनकार करता है या भुगतान नहीं करता तो जो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होगा एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। उस प्रमाण पर जो अभिभोगी या स्वामी है उसे भू राजस्व के बकाये की तरह वसूल किया जाएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण डाला गया है, आइए देखिए क्या है। क्या कह रहा है, इस धारा में प्रमुख सड़क पद का वही अर्थ है जो उसे उपविधि में दिया गया है। क्या कह रहा है कि इस धारा में जो प्रमुख सड़क पद है उसका वही अर्थ है जो उसे उपविधि में दिया गया है। क्या कहते हैं कि भवन के संदर्भ में पद अभिभोगी से क्या कह रहा है कि भवन के संदर्भ में जो पद अभिभोगी है वह भवन का वास्तविक अभिभोगी या उपभोगकर्ता अभिप्रेत है। क्या कह रहा है कि अगर जो है भवन के संबंध में जो अभिभोगी शब्द लिखा गया है वहाँ पे जो वास्तविक स्वामी है, वास्तविक अभिभोगी है या कोई व्यक्ति उसका उपभोग करता है वह भी अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत और भी व्यक्ति आते हैं, कौन कौन, तो पहला कहता है अभिभोगी स्वामी जिस पद में अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक प्रतिबद्धकर्ता या प्रबंधक या भूमि के कब्जे के साथ बंधकदार शामिल है। क्या कह रहा है, अभिभोगी व्यक्ति से कौन कौन शामिल है, तो कह रहा है इस पद में उसका अभिकर्ता भी शामिल है, न्यासी भी शामिल है, न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक भी शामिल है या प्रतिबद्धकर्ता या प्रबंधक या भूमि के कब्जे के साथ जो बंधकदार है वह भी शामिल है। फिर कह रहा है किराएदार जो कि तस्मय स्वामी की किराए का संदाय कर रहा है या संदाय करने के लिए दायी है। क्या कह रहा है कि जो अभिभोगी है उसमें अभिभोगी स्वामी के अंतर्गत अभिकर्ता, न्यासी, न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक, प्रतिबद्धकर्ता, प्रबंधक या बंधकदार भी शामिल है, उसमें किराएदार भी शामिल है। तो कह रहा है कि वह किराएदार जो कि किराया का संदाय कर रहा है या संदाय करने के लिए दायी है उसके अंतर्गत आता है। 3 कहता है कि किराया मुक्त प्रत्याभूति या फिर उसका अनुज्ञप्तिधारी, अगर कोई किराया मुक्त प्रत्याभूति है वह भी शामिल है और उसका जो अनुज्ञप्तिधारी है वह भी शामिल है। फिर क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो उसके अनधिकृत प्रयोग या उपयोग के लिए स्वामी की क्षति को प्रतिपूर्ति के लिए दायी है। क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो कि अनधिकृत प्रयोग या उसके अधिभोग के लिए स्वामी की क्षति को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है। अर्थात क्या कह रहा है कि अधिभोगी के अंतर्गत उसका वास्तविक स्वामी होगा, अभिभोगी होगा या उपभोगकर्ता होगा। साथ ही उपभोगी के अंतर्गत कह रहा है कि कौन कौन आएगा, अभिकर्ता आएगा, न्यासी आएगा, न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक आएगा, प्रतिबद्धकर्ता आएगा, प्रबंधक आएगा या बंधकदार आएगा, किराएदार आएगा जो कि किराया दे रहा है या देने के लिए दायी है, किराए से मुक्त प्रत्याभूति या उसका अनुज्ञाधारी आएगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि वह व्यक्ति जो कि
अनधिकृत प्रयोग या औद्योगिक के लिए सामग्री की क्षति की पूर्ति के लिए दायी है, वह भी इसके अंतर्गत आएगा। इस तरह मैंने आपको धारा 3A जो कि 1976 में जोड़ी गई थी, बताया कि जो विकास क्षेत्र है उसकी प्रमुख सड़कों के बारे में बताया कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।